दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। सोचिए कि आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और अचानक आपको कोई किडनैप कर ले, और वो भी 15 साल के लिए, और बिना किसी डिमांड किए आपको 15 साल के बाद छोड़ दिया जाए। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे। इन्हीं सवालों के जवाबों को हम आज की मूवी ओल्ड बॉयज में ढूंढने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम डाइसू नाम के आदमी को देखते हैं जिसने शराब पी रखी है और उसे पुलिस ने पकड़ रखा है। वो अपनी अलग अलग तरीके की हरकतों से पुलिस को बहुत ज्यादा परेशान करता है और वो बताता है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है, इसीलिए वो उन्हें जाने दे। वो पुलिस को एक गिफ्ट दिखाता है जो उसने अपनी बेटी के लिए लिया था। काफी देर के बाद डाइसू का एक दोस्त आता है जो उसे वहाँ से छुड़ा कर बाहर ले जाता है। डाइसू अपने घर पर अपनी बेटी को कॉल करके बताता है कि मैं जल्दी घर आने वाला हूँ, और उसका दोस्त उसकी बेटी से बात करने लगता है जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि डाइसू वहाँ पर है ही नहीं। बारिश में सिर्फ वो गिफ्ट बचा था जो उसने अपनी बेटी के लिए लिया था। डाइसू को एक कमरे में बंद किया गया है जहाँ उसे टाइम पर खाना और सभी चीजें मिल जाती है। डाइसू ये जानना चाहता है कि वो लोग उसे कब तक छोड़ेंगे। काफी टाइम बीत जाता है। जब उसके बाल बढ़ जाते हैं तो ये लोग उसके कमरे में गैस डालकर इसके बाल काट देते हैं और साथ ही कमरा भी साफ कर देते हैं। जब ये न्यूज में खबर देखता है कि इसकी वाइफ का मर्डर हो गया है जिसका शक इस पर है, तो वो अपना हाथ काट देता है, लेकिन ये लोग इसे बेहोश करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। डाइसू अपने उन सभी इंसिडेंट्स को लिखता है जब जब उसने किसी को हर्ट किया था, और वो काफी सारी किताबें भर देता है। साल के साल बीतने लगे थे और टीवी में देख देख कर डाइसू बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है ताकि वो उस आदमी को ढूंढ कर खत्म कर सके जिसने उसे यहाँ पर बंद करवाया है। वो एक फैमिली वाला आम इंसान है जिसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन एक रात गैस से उसे बेहोश कर दिया जाता है, जिसके बाद एक औरत उसके पास आकर उसे हिप्नोटाइज करती है और हम देखते हैं कि वो एक बॉक्स से बाहर आता है। वो 15 साल के बाद बाहर निकला था, जहाँ उसे इतने साल बाद एक इंसान दिखता है तो वो उसे टच करता है और सूंघता है। उसे लिफ्ट में एक औरत दिखती है जिसका चश्मा लेकर वो बाहर निकल जाता है। उसका घर अब वहाँ पर नहीं था, उसका अब कोई दोस्त नहीं था, ना ही उसकी कोई फैमिली थी। वो कुछ लड़कों से सिगरेट ले लेता है और जब वो उसे गिराते हैं तो ट्राई करने के लिए कि उसकी बॉक्सिंग प्रैक्टिस काम आएगी या नहीं, वो उन्हें मारता है और सोचता है कि चलो प्रैक्टिस वेस्ट नहीं हुई। वो एक दुकान के पास बैठा हुआ था जब एक भिखारी आकर उसे एक फोन और काफी सारे पैसे पकड़ा कर चला जाता है। इस भिखारी को डाइसू को ये देने के लिए किसी ने कहा था। इसके बाद डाइसू एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ वो एक लड़की को अपना ऑर्डर देता है। वो लड़की उसे काफी पसंद आती है। डाइसू को उस फोन में एक कॉल आता है। वो कॉल उठाकर पूछता है कि वो कौन है। वो आदमी उसे कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं कि वो कौन है, इम्पोर्टेंट ये है कि उसने उसे लॉक क्यों किया। डाइसू खाना खाता है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो रेस्टोरेंट वाली लड़की के घर पर है। वो उसके लिखे हुए नोट्स पढ़ रही थी जिसे उसने लॉकअप के दौरान लिखा था। डाइसू उसके हाथ से नोट्स को छीन लेता है। ये लड़की वॉशरूम जाते हुए कहती है कि दरवाजा खराब है और उसने अगर अंदर घुसने की कोशिश की तो वो उसे मार देगी। 15 साल से उसने सेक्स नहीं किया था तो वो अंदर जाता है, लेकिन ये लड़की उसे मार कर भगा देती है। इस लड़की का नाम मीडो है जो डाइसू को पसंद करने लगी थी और उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। डाइसू को अपनी बेटी का एड्रेस मिल जाता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले वो इस इंसान को मारे जिसने इतने साल तक उसे बंद रखा, और उसके लिए डाइसू को पहले उस जगह को ढूंढना होगा जहां उसे बंद किया गया था। इसके लिए वो अलग अलग रेस्टोरेंट का खाना ट्रेस करता है जिससे उसे ये पता चल सके कि उसे कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खाना दिया जाता था। वो उस खाने का स्वाद कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उसने 15 साल तक वो खाना खाया था, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। एक दिन मीडो ऑनलाइन एक अनजान आदमी एवरग्रीन से बात कर रही थी जो अचानक डाइसू के बारे में पूछता है। जब डाइसू मीडो से पूछता है तो वो कहती है कि ये एक अनजान आदमी है जिससे मैं कभी कभी चैट किया करती हूँ। डाइसू एक हथौड़ा लेता है और मीडू से कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता। वो एक आखिरी रेस्टोरेंट में जाकर खाता है जिसका टेस्ट ऑब्वियसली उसे याद आ जाता है, और वो एक डिलीवरी बॉय का पीछा करता हुआ उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां उसे किडनैप करके रखा गया था। वो वहां के वार्डन मिस्टर पार्क के ऑफिस जाकर उसे बांध कर पूछता है कि उसने इतने साल उसे बंद क्यों किया। उसे पता चलता है कि इस फ्लोर में उन लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है जिसके लिए क्लाइंट्स पैसा देते हैं। डाइसू उससे सच निकलवाने के लिए एक एक करके उसके दांत निकालता है, लेकिन पार्क ने उस आदमी को कभी नहीं देखा जिसने डाइसू को इतने साल तक बंद करवाने के लिए बोला था। लेकिन पार्क के पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसे लेकर डाइसू वहां से चला जाता है, लेकिन उसके ढेर सारे आदमी उसे मारने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। वो अकेला सभी लोगों से लड़ता है, काफी ज्यादा पिटता है और काफी ज्यादा मारता है। उसके कमर में एक चाकू भी लग जाता है, लेकिन फिर भी वो सभी लोगों को मारकर वहां से बाहर निकल जाता है। खून से लथपथ रोड पर चलते हुए वो बेहोश हो जाता
होता है, एक आदमी उसे उठाकर कैब में बैठाता है और उसका नाम लेकर उसे बाय कहकर वहाँ से भाग जाता है। डाइसू समझ जाता है कि ये वही आदमी है। डाइसू की आंख घर पर खुलती है जब वो देखता है कि मीडू ने उसके जख्मों पर पट्टी कर रखी थी। वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें एक आदमी पार्क को उसे 15 साल के लिए बंद करने को कहता है क्योंकि डाइसू बहुत ज्यादा बोलता है। जब डाइसू रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो एक आदमी सामने की बिल्डिंग से उसकी फोटो ले रहा था। डाइसू यहाँ से निकलकर अपने दोस्त जूवान के पास जाता है जो कि साइबर कैफे चलाता है। डाइसू उसे रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कहता है कि ये कौन हो सकता है, लेकिन उसने ये आवाज कभी नहीं सुनी। ये दोनों इंटरनेट पर एवरग्रीन नाम के आदमी को ढूंढ ही रहे थे कि इन्हें एवरग्रीन की रिक्वेस्ट आती है जो उन्हें मैसेज भेजता है, जिससे डाइसू को लगता है कि मीडो उस आदमी के साथ मिली हुई है, इसीलिए वो घर जाकर उसे बांध देता है। तभी अचानक डाइसू के उसका दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताता है कि ये आदमी उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता है। डाइसू भागता हुआ सामने वाली बिल्डिंग में जाता है जहाँ उसे वूजिन नाम का आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि हाँ, उसने ही उसे इतने साल तक बंद करवाया था और इसका रीजन डाइसू को खुद ही ढूंढना होगा। कहानी में देखना क्या खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है। वूजिन कहता है कि 5 जुलाई तक डाइसुन को उसका रीजन ढूंढना होगा और इसमें वूजिन उसकी मदद भी करेगा। और अगर डाइसुन ने पता लगा लिया कि क्यों उसे किडनैप करके इतने साल तक रखा गया तो वूजिन खुद ही अपने आप को मार देगा। डाइसुन उसे मारने ही वाला था, लेकिन वूजी कहता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि 15 साल तुम्हें किस वजह से बंद रखा गया? क्या इतनी आसानी से तुम मुझे मारकर 15 साल का बदला ले लोगे और जिंदगी भर इस सवाल के जवाब को ढूंढते रहोगे कि क्यों तुम्हें इतने साल तक एक ही कमरे में बंद किया गया था? जब डाइसू उसे टॉर्चर करके उससे रीजन निकलवाने की सोचता है तो ये बताता है कि इसकी बॉडी में दिल नहीं बल्कि मोटर लगी हुई है और इसका बटन उसके हाथ में है। अगर डाइसू ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो खुद को अपने आप ही मार देगा। डाइसू के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, इसीलिए वो उसे जाने देता है। डाइसू को याद आता है कि उसने मीडो को वहां अकेला छोड़ दिया है तो वो भागते हुए अपने रूम में जाता है जहां पार्क ढेर सारे लड़कों के साथ वहां पहुंच चुका था। इन्होंने मीडो को नंगा करके बांध रखा था। पार्क डाइसू को पकड़ के उसके दांत निकालने ही वाला था कि वो हंसने लगता है। डाइसू लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी था। तभी पार्क को वूजिन का कॉल आता है जो उसे वहां से चले जाने को कहता है, जिसके लिए उसे ढेर सारे पैसे दिए जाते हैं। पार्क वहां से जाने लगता है, लेकिन डाइसू उससे लड़ना चाहता है क्योंकि उसने मीडू के बूब्स को टच किया था। वो कहता है कि इसके लिए वो उसका हाथ काट देगा, लेकिन पार्क वहां से चला जाता है। मीडू चिल्लाते हुए डाइसू से कहती है कि अब तो उसे उस पर भरोसा है ना। डाइसू और मीडू एक कार में यहाँ से दूर जाने लगे थे। मीडू भी अब उससे प्यार करने लगी थी। वो उसके लिए एक गाना गाती है और हमें पता चलता है कि वूजिन उनकी सभी बातों को अपने घर पर बैठकर सुन सकता है। इधर मीडू और डाइसू एक होटल में सेक्स कर रहे थे और दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। जब वो लोग सो जाते हैं तो उनके रूम में एक गैस छोड़ी जाती है और वहां वूजिन आ जाता है। जब सुबह ये दोनों उठते हैं तो रूम में उन्हें एक बॉक्स रखा हुआ मिलता है जिसमें उन्हें पार्क का कटा हुआ हाथ मिलता है। डाइसू के दिमाग की बत्ती जलती है और वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी में बग फिट किए गए हैं जिससे वूजिन उनकी सभी बातों को सुन सकता है। वो उन्हें निकलवाने के लिए एक जगह जाता है और ढेर सारे बग्स उसके जूते और बाकी जगह से मिलते हैं। मीडू को इंटरनेट पर एवरग्रीन के नाम से काफी चीजें दिखती है जिसमें उसे एवरग्रीन ओल्ड बॉयज स्कूल भी मिलता है। ये नाम सुनकर डाइसू और उसका दोस्त फटाफट आ जाते हैं। ये वो स्कूल था जिसमें डाइसू कभी पढ़ा करता था और उसे पता चलता है कि वूजिन इस स्कूल में उसका सीनियर था। और इसी बीच डाइसू अपने दोस्त को कॉल करके किसी ली नाम की लड़की के बारे में पूछता है जो कि डाइसू के स्कूल ट्रांसफर करने के बाद एक नदी में गिरकर मर गई थी। ये सभी बातें वूजिन जुहुआन के कैफे में बैठकर सुन रहा था और जुहुआन कहता है कि वो एक स्लट थी जिसके बारे में रूमर्स थे कि वो सभी के साथ सेक्स करती है। ये सुनकर वूजिन पागल हो जाता है और उठकर जान से उसे मार देता है और रोता हुआ कॉल पर डाइसू से कहता है कि उसकी बहन स्लट नहीं थी। डाइसुन काफी गुस्से में वहां से निकल जाता है और पार्क के पास जाता है जिसका हाथ वूजिन ने काट दिया था। पार्क और डाइसुन ना दोस्त बन चुके थे। डाइसुन मीडू को सेफ रखने के लिए उस रूम में ही कुछ दिन के लिए बंद रखने का फैसला करता है। डाइसुन अपने स्कूल की दोस्त के पास जाता है जो कि अब एक हेयर स्टाइलिस्ट थी, जो डाइसुन को बताती है कि ली एक काफी अच्छी लड़की थी। उसने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो शायद प्रेग्नेंट हो गई थी। वो अपने एक दोस्त को कॉल करके इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि इस बारे में डाइसू से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन डाइसू कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे तो कुछ याद नहीं, पर अचानक वो अपने पास्ट में जाता है। ये उस दिन की बात है जब अगले दिन डाइसू का ट्रांसफर होने वाला था और वो सिगरेट पी रहा था जब ली वहां पर साइकिल चला रही थी। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से पहली बार बात करते हैं
और यही आखिरी बार था। लेकिन ली वहाँ से आधी बात करके ही भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुराने डाइसू को एक लड़का भागता हुआ दिखाता, जिसका पीछा करते हुए वो एक लैब में पहुंचता है। जब वो देखता है कि एक लड़का ली की फोटोज ले रहा था और फिर उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है। पहले तो ली मना करती है, लेकिन फिर इन दोनों के बीच में सेक्स होता है। और आपको एक बात बता दें कि ये लड़का जो ली के साथ सेक्स कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसका ही भाई वूजिन है। हो गए ना हैरान। अब जैसे हम अपने दोस्तों को बातों बातों में कोई बात बता देते हैं, वैसे ही डाइसू ने ये अपने दोस्त को बता दिया कि ली किसी के साथ सेक्स कर रही थी। उस समय उसे नहीं पता था कि ली असल में अपने भाई के साथ सेक्स कर रही है। ये बात अब डाइसू को याद आ चुकी थी और वो समझ गया था कि उसने अपने दोस्त को जब ये बात बताई तो धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैल गई कि ली एक स्लट है, जिस वजह से उसने सुसाइड किया और इसका ही बदला उससे लिया गया है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। वो मीडू को ये बात बताता है, जो उसे कहती है कि अब उसे रीजन पता चल चुका है, तो बस सब कुछ खत्म करके हम दोनों को कहीं भाग जाना चाहिए। लेकिन डाइसू अब भी बदला लेना चाहता है। वो मीडू को हक करके वहां से चला जाता है। वो वूजिन की बिल्डिंग में जाता है, जहां उसे लिफ्ट में ही वो मिल जाता है, जिसे डाइसुन कहता है कि उसने अपनी बहन के साथ सेक्स किया है, यही रीजन है। वूजिन कहता है कि चलो ऊपर जाके आराम से बात करते हैं। वो उसके रूम में जाता है, जहां पहले तो वो सभी लोगों को मारता है, लेकिन वूजिन का असिस्टेंट उससे अभी भी बात करने को कहता है। वूजिन कहता है कि जो बात उसने अपने दोस्त को बताई वो र्यूमर फैलता हुआ इतना बढ़ गया कि सभी लोग बात करने लगे कि ली प्रेग्नेंट है, जबकि वो प्रेग्नेंट थी नहीं और सिर्फ इस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई क्योंकि डाइसू की जुबान से वो बात निकली। अब ली का बच्चा हो जाता तो दोनों भाई बहन की बेइज्जती हो जाती। डाइसू को लगता है कि वूजिन ने इसी वजह से खुद अपनी बहन को नदी में धक्का मारा था। ये तो थी डाइसू के हिस्से की कहानी। अब जरा वूजिन की बात सुनते हैं। वो कहता है कि तुम्हारा और मीडू का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। उसने टाइम टाइम पर उन दोनों को हिप्नोटाइज करवाया, जिससे ये दोनों एक दूसरे से मिले और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वो कहता है कि तुमने हमेशा ये सोचा कि वूजिन ने मुझे कैद क्यों करवाया, ये कभी नहीं सोचा कि मुझे उसने आजाद क्यों किया, और वो भी 15 साल बाद ही। वूजिन उसे वहां पर एक बॉक्स खोलने के लिए कहता है। डाइसुन बॉक्स को ओपन करता है, जिसमें एक डायरी थी, जिसमें सबसे पहले पेज में वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ था। धीरे धीरे वो पन्नों को पलटता गया और उसे पता चला कि उसकी बेटी और कोई नहीं बल्कि मीडू ही है, जो कि अब 15 साल की हो चुकी है। इसका मतलब है कि उसने अपनी ही बेटी के साथ सेक्स किया। दूसरी तरफ मीडू के रूम पर वही गिफ्ट भेजा गया था जो डाइसू उसके पहले बर्थडे पर ले जा रहा था। अब डाइसू पागल हो चुका था क्योंकि वूजिन ने उससे अपनी बेटी के साथ सेक्स करवाया। डाइसू उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये असिस्टेंट उसे काफी आसानी से मार देता है, पर लड़ाई में इसका कान फट जाता है तो वूजिन उसे खुद ही शूट कर देता है। डाइसुन को डर है कि उसकी बेटी को ये बात ना पता हो, लेकिन वूजिन की प्लानिंग कुछ अलग ही थी। पार्क अब भी उसके लिए ही काम करता है। उसने मीडू के पास भी एक बॉक्स भेज रखा था। मीडू बेचारे पूछती है कि ये बॉक्स ओपन करने के लिए बोल रहा है। डाइसुन रोता हुआ चिल्लाता हुआ उसे खोलने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी को सच पता चले। डाइसुन अब वूजिन को मार भी नहीं सकता तो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे। वो कहता है कि मैं तुम्हारा कुत्ता बन के रहूंगा, तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा, बस मीडू को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। वूजिन उसकी ये हरकतें देखकर काफी हंसता है और आखिरी में डाइसुन अपनी जुबान को काट देता है, जिससे उसने वूजिन की बहन का राज अपने दोस्त को बताया था। वूजिन फाइनली पार्क को कहता है कि वो बॉक्स को वापस ले जाए और वो वहां से जाने लगता है कि उसका मोटर बंद करने का ट्रिगर गिर जाता है, जिसे डाइसू उठाकर दबा देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। असल में उसने झूठ कहा था। इस बटन से डाइसू और मीडू की सेक्स की टेप रिकॉर्डिंग खुल जाती है, जिसे सुनकर डाइसू और ज्यादा रोने लगता है। वूजिन लिफ्ट में जाता है और याद करता है कि किस तरह उस टाइम नदी में उसकी बहन खुद ही सुसाइड करने के लिए कूद गई थी। उसने तो अपनी बहन को बचाने की कोशिश की थी, मगर वो मरना चाहती थी। प्रेजेंट में वूजिन खुद को शूट करके मर जाता है। इसके बाद हम डाइसू को देखते हैं, जो हिप्नोटाइज वाली औरत को उसके दिमाग की वो वाली मेमोरी हटाने को कहता है, जिसमें उसे पता चला था कि मीडू उसकी बेटी है। हिप्नोटाइज वाली औरत उसे हिप्नोटाइज करती है और कुछ देर बाद वो वहां पर अकेला उठता है, जहां मीडू आकर उसे हक करके आई लव यू कहती है। डाइसू भी उसे हक करके पहले तो मुस्कुराता है, लेकिन फिर ये स्माइल रोने में चेंज हो जाती है, पता नहीं क्यों। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसी लगी। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच।